वाह, बड़ा जबरदस्त हॉल है। वाह, ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारा मेरा तो पहला विजिट है नागपुर में। आज से पहले कभी आया नहीं नागपुर। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, इतना बढ़िया जबरदस्त हॉल है। और सब सब एक्साइटेड। हाँ, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी नए नए लोग कौन हैं जो पहली बार आए हैं यहाँ पे? पहली बार कभी किसी बीबीएस में नहीं आए? कुछ खोपड़ी में घुसता नहीं एक्साइटेड एक्साइटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आके? बोल रहे हैं आर यू एक्साइटेड? कोई चिंता मत करो, मैं भी ऐसी था। मुझे ये सब भीड़ में इकट्ठे होके कहीं पे कोने में कहीं बिठा दो चुपचाप से। अपने को तो आईटी इंजीनियर है ना, जैसे बताया प्रोफेशन में, खाली एक मशीन दे दो पर टक 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 करते रहे। बोलने में तो आईटी इंजीनियर बड़ा हाई फाई लगता है, और कुछ नहीं बोलते हैं, ग्लोरीफाइड टाइपिस्ट बोलते हैं उसको कई बार। काफी लोग यहाँ पे इंजीनियर हैं। आई थिंक नागपुर तो बहुत बड़ी, हमारे यहाँ पे बैंगलोर में बहुत, हमारे कंपनी में दोस्त वगैरह काफी लोग हैं जो नागपुर से पढ़ के वहाँ पे आए आईटी। तो नागपुर तो काफी बड़ा मतलब टेक्निकल जोन है, आई थिंक, राइट? करेक्ट ना? हाँ, मुझे तो मालूम है। तो जब आया तो बहुत मैंने उम्मीद था कि यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मे भी कुछ सॉफ्टवेयर वाले। कुछ है क्या सॉफ्टवेयर वाले वैसे? कुछ इक्का दुक्का कहीं बैठे? हाँ बैठे हैं, अच्छा। बढ़िया। तो खैर, जैसे होस्ट ने अनाउंस किया, मेरा नाम मोहसिन, मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ वैसे दिल्ली को। और पिछले 11 साल से हम बैंगलोर में हैं। मैं बैंगलोर मूव किया था किस लिए? दाल रोटी, नौकरी, है ना? तो खैर, अपनी कहानी शुरू करने से पहले तो मैं उस खुदा का शुक्र करना चाहूंगा जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और जिसकी वजह से ही हम आगे जहां तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्र है हमारे पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें एक अपब्रिंगिंग दी और वैल्यूज दिए, और ये सिखाया कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ। और वो हमारे इस बिजनेस में भी बहुत काम आई हमारे लिए, और जिंदगी में बहुत काम आ रही है। और हमारे अपलाइंस का, आप हमारे अपलाइंस का नाम तो सुने ही होंगे आपने। कुछ लोगों ने उनको एफईडी और समर कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। हमारे पर्सनल, उन्होंने हमें पर्सनली स्पॉन्सर किया। हमारे अपलाइन मेंटर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, अंकुर एंड तरु गुप्ता, अपलाइन डायमंड्स। और और देखिए, ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एमवे का, जो कि मतलब इस दुनिया में आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको किसी भी तरह से ये बिजनेस कॉम्बिनेशन मिलने वाला नहीं है। हालांकि जब मैं ये स्टेज से किसी को सुनता था तो मुझे सच में क्या लगता था, अरे बेच रहे हैं। लेकिन सही बता रहा हूं मैं, ये हमने रह के इस बिजनेस में हो के ये एक्सपीरियंस किया, इसीलिए बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को मतलब ना हाइप नहीं है, ऐसा सही बता रहा हूं मैं। खैर, आप तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत मिडिल क्लास फैमिली में है। माय फादर वाज इन सर्विस, सिंपल सर्विस में। जैसे होता है ना मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में हस्बैंड वाइफ, हम देखते हैं हमारे दोस्त भी जो मिडिल क्लास, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, अर्न करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर फैमिली बढ़ती है, तो वाइफ को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो नौकरी पे जाएगी, घर पे रहे, है ना? तो एक एक बच्चा तो समझ जाता है, जब दूसरा होता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो हमारी मदर सर्विस करती थी, और उसके बाद फिर वो घर पे हाउसवाइफ। हम 3 भाई हैं वैसे, तो जब तक मैं, तो उनको घर पे, और हम दोनों का ध्यान रखने के लिए। और जब ऐसा होता है तो एक इनकम जिसकी होती है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी नीड्स भी बढ़ जाती हैं, लेकिन आपकी इनकम उतनी बढ़ती नहीं है। तो खैर, हमने भी ये देखा बढ़ते हुए कि जैसे फादर है, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। जब तक जॉब अच्छी चल रही है तो बढ़िया है, लेकिन पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया नहीं, मैंने तो ये देखा है कि जॉब में एक चीज होती है जिसको मैनेज करना पड़ता है, यानी कि उसको संभालना पड़ता है। बहुत मुश्किल चीज होती है, उसका नाम होता है बॉस, है ना? तो वो आपकी पसंद से नहीं आते हैं। वो आपकी पसंद हो या ना पसंद हो, वो एक इंसान है जिसको आपको संभालना है। आप बीवी को संभाल सके ना सके, है ना, बच्चों को संभाल सके ना नहीं हो पाए, लेकिन आपको बॉस को संभालना आना चाहिए। और जब कभी वो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो परेशानी बढ़ जाती है। तो हमने भी देखा कि हमारे फादर के जॉब में अप एंड डाउन हुए, मतलब वही जैसे स्ट्रगल चलती है ना। लेकिन अब 3 बच्चे हैं, संभालना है, तो किसी ना किसी तरह से गाड़ी चलानी है ना। तो हमने देखा कि घर में मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ था, या ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी नहीं था, लेकिन वही जो मिडिल क्लास की स्ट्रगल होती है, कि इनकम आती है, जाती है, बच्चों की पढ़ाई है, तो ऐसे ही हम। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं खुद, मेरे दोनों भाई, हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े दिल्ली में। तो हमारा एक्सपोजर बहुत अच्छा था, अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी थी। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमको उन्होंने एनकरेज किया। तो पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट्स और क्विज, ये सब मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और बिजनेस में आके जब देखा कि ऐसे ऑडियंस को एड्रेस करना तो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, आप रट के जाते हैं, 3-4 बार 5 बार रट जाते हैं, 6ठी बार आप बोल देते हैं, है ना? कॉन्फिडेंस होता है, हाँ बोल दिया जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताना है, यहाँ पे रट के कुछ नहीं होता है, जो हुआ है वही बताना पड़ता है।
तो खैर ऐसे ही चला हम और उसके बाद जब आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एक मौका आता है कि डिसीजन लेना है कि अब आप करना क्या है 10वीं कक्षा के बाद। तो करना क्या है भाई, दुनिया जो कर रही है वही कर रहे हैं। लोग जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अगर अच्छे हो पढ़ाई में तो साइंस चूज करो या मेडिकल चूज करो, कमजोर हो पढ़ाई में तो इकोनॉमिक्स या आर्ट्स लेके जाओ। भाई बुरा मत मानना अगर आप इकोनॉमिक्स और आर्ट्स में, लेकिन हमारे दिमाग में तो ये घुसाया था कि भाई अगर आर्ट्स तुमने मुंह से भी खोला तो लोग बोलेंगे फिसड्डी हो तुम तो पता नहीं, मतलब अब किसी ने ये पूछा, मतलब लोगों ने हमें बताया, लेकिन लोगों ने हमसे पूछा नहीं कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या इंटरेस्ट है। कोई मौके ही नहीं मिलते थे। आजकल तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट हो गई, लेकिन 15-20 साल पहले ऐसा कहाँ था, है ना। तो जो साइंस में घुस गए, अब साइंस में घुसे तो यार अपने को वो कीड़े मकोड़े काटने का तो अपने को था नहीं तो अब इंजीनियरिंग में घुसे, मेडिकल अपने से बस का नहीं थी तो इंजीनियरिंग में घुस गए। अब इंजीनियरिंग में घुसेंगे तो सबसे ज्यादा दुनिया क्या कर रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, आईआईटी का एग्जाम दो। तो ठीक है जी, आईआईटी का एग्जाम दो। अब आईआईटी का एग्जाम देने गए तो आईआईटी में जो सवाल आए खोपड़ी में घुसे नहीं। तो नेक्स्ट क्या होता है, जो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, लोगों ने बोला स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। ठीक है जी, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज का मिल गया एंट्रेंस और उसमें चल दिए। अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ आया कि स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया तो रहते तो बड़ी सिटी में थे, दिल्ली में थे और एक मतलब एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में थे। पहुंचे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरा कानपुर में एडमिशन हुआ। कोई लोग हैं यहाँ पे जो कानपुर के पढ़े हैं या कानपुर के बिलोंग करते हैं, कोई है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। खैर कानपुर एक ऐसी सिटी थी उस समय जो दिल्ली से काफी छोटी जगह थी, छोटी जगह थी, लोग अलग थे, फर्क अलग थे, इन्वायरमेंट अलग था। तो उस समय समझ में आया कि इन्वायरमेंट की क्या वैल्यू होती है। अगर आपने कभी जिंदगी में रियलाइज ना किया हो तो आप अपनी इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट जिसको बढ़िया है, सब कुछ सेट है, घर में खाना है, मम्मी बोलती है अच्छा गर्म खाना मिल जाता है, सब कुछ अच्छा है ना, वहां से बाहर निकल के देखिए दुनिया पता चलती है। तो खैर कई लोग हॉस्टल में पढ़े, कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। हॉस्टल में तो क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में जब जाते हैं तो बड़े जो महानुभाव जो हमारे गाइड होते हैं, जो हम जिनकी तरफ हम आगे बढ़ के देखेंगे, जो हमें आगे मेंटरशिप देंगे, वो हमें सलाम करने के लिए हार लेके खड़े होते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, होता है कि नहीं। हार लेके खड़े होते, जूते चप्पल लेके खड़े होते हाँ इंटरव्यू लेने के लिए आ जाओ बच्चे आ गए तो खैर पहुंचे तो सीनियर लोगों ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि देखिए आप मतलब चूज कैसे किया, काउंसलिंग करने गए तो चूज क्या किया मैंने अब क्या चूज करेंगे भाई, इंजीनियरिंग का रैंक के हिसाब से सारी दुनिया बोलती है अगर अकलमंद हो, लोग क्या बोलते हैं, अगर अकल है, तेज हो, ये 90 की बात है। पहले तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी मानी जाती थी, उन्होंने बोला सिविल इंजीनियरिंग लोगे तो नीचे रैंक करो, अगर अच्छे रैंक करो तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स लो, ठीक है ना। ये आईआईटी और रुड़की के लिए तो चल जाता था या बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि पहले ये तो देखो कि उस इंजीनियरिंग कॉलेज से कितने लोग निकले हैं, कितने लोगों को जॉब मिली है, वहां के प्रोफेसर क्या है, बैकग्राउंड चेक क्या है। कोई क्यों सुनता है क्या किसी को बैकग्राउंड चेक, बस चल रहे लोग बोल रहे हैं कर लो। तो लोगों ने बोला तो पहुंच गए जी कंप्यूटर साइंस, बड़े ठोक के बोल दिया जी कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, और पहुंचे। तो मैं जिस कॉलेज में गया एचबीटीआई कानपुर था, मुझे कुछ भी नहीं पता था उस बैकग्राउंड का, बस मुझे पता था हाँ किसी ने बोला है, कोई पढ़ता है मेरे स्कूल का एक सीनियर, चल दिया। वहां पहुंचे तो सीनियर बोलते हैं अच्छा कहां से हो, दिल्ली से हो, अच्छा ठीक है, अभी ब्रांच कौन सी ली, कंप्यूटर्स। तो ऐसे देख रहे हैं पता नहीं क्या कर दिया, किसी का खून कर दिया। बोले कंप्यूटर्स, बड़े ही दुखी होके बोले ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया मतलब बोले तुम्हें पता नहीं है ये कॉलेज 70 साल से है और इसके अंदर कंप्यूटर्स तो अभी 2 साल से शुरू हुआ है खाली, अभी तक तो नौकरी नहीं लगती, पिछले साल 30 में से 15 की तो नौकरी नहीं लगी। भैया पहले दिन पहुंचे, पहली बार घर छोड़ा, किसी नए शहर गए, उल्टे सीधे चेहरे दिख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं, और ऊपर से कोई बोल रहा है कि तुम यहां क्या करने आ गए। तो आपको कई लोगों को समझ में आ रहा होगा जो बिजनेस में इस दौर से गुजर चुके हैं, जब बिजनेस फॉर्म साइन किया, पहुंचे किसी के बाद बोले फंस गए तुम भी। हाँ अभी क्या करते हैं भाई, 1000 रुपए का कर दिया तो वापस कर देते हैं, लेकिन अब यहाँ तो अपनी जिंदगी छोड़ के आए थे वहां से, ये थोड़े कि मम्मी को फोन करें मम्मी अभी वापस बुला लो डैडी, क्या करें, क्योंकि यहाँ तो लोग कुछ बोल रहे हैं। तो जिंदगी में बेसिकली ऐसा है कि अगर थोड़े कुछ पाना है तो कुछ तो अपने आप को पक्का बनाना ही पड़ेगा। अब वहां पे हम रोना धोना शुरू कर देता तो क्या करता। खैर दूसरे सीनियर, तीसरा, वो सारे के सारे जो थे ना वो केमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी वाले थे, तो उनको तो पसंद अपनी, अब वो दूसरे को बोलेंगे बेकार, होता है ना भाई। उन्होंने तो अब 5वां 6ठा आदमी आया, 10वां आदमी आया और बोला जी मैं कंप्यूटर वाला, मेरे बच गए कोई तो है। तो खैर उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा है, ये बोलने दो इनको, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी हैं तुम भी हैं, डूबेंगे तो साथ लेके डूबेंगे सनम ऐसा कुछ नहीं होता, हो जाता है, स्कोप है आगे। तो चलो ठीक है चल दिए।
मतलब बात यह है कि अगर लोगों की सुन ली होती तो क्या होता, है ना? छोड़ छाड़ के सब बैठ के दूसरी जगह, हमने तो बना लिया था, अपना मन बना लिया था। मैंने बोला आप करें क्या? तो एक सर थे, मतलब उनको सर बोलना पड़ता था, मतलब बाद में तो मन करता सर पे डंडा मारे कि क्या बेकार सर। तो बोले सर कि क्या करें? तो बोले कि एक काम करो, फर्स्ट ईयर में खूब जम के मेहनत करो। फर्स्ट ईयर के बाद एक्चुअली हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, टॉप 3-4 रैंकर्स को ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा बस गुरु बच गए, कुछ तो मिलेगा। लेकिन फिर समझ में आया यार कि चलो ठीक है, इसी में चलते हैं, कंप्यूटर्स में ही चलते हैं। अब आप मजे की बात ये देखिए कि हमारे जब बैच खत्म होने तक सारे के सारे जो केमिकल और एटसेट्रा ब्रांच वाले थे, सारे सॉफ्टवेयर कंपनी के एग्जाम लिखने बैठ गए थे जब कंपनी आई। तो क्यों? बोले जी हमारी नौकरी शुरुआत की, अच्छा 6,000-7,000 उस जमाने में। कंप्यूटर वाला बोला 15,000, अभी क्या हुआ 4 साल की केमिकल टेक्नोलॉजी का? तो सब ये बोलता है कि नहीं? कोई बोलता है ना, कई लोग मिलते हैं ना, हमें मिलते बोलते हैं जी मुझे जॉब से अपनी बहुत प्रेम है। अच्छा जरा पैसे मुझे दे देना, फिर प्रेम बता कहां जाता है। है ना? अगले दिन सब प्रेम वेम सब हवा। खैर कोई नहीं, ऐसा देखिए मैं भी जॉब करता हूं, तो अगर आप जॉब के बारे में कुछ बोल रहे हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और बैंगलोर वालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। हो सकता है नागपुर में लोगों को डिफरेंट हो, है ना? हो सकता है, क्या पता। तो खैर इंजीनियरिंग में अच्छा पढ़ लिख के थोड़ा जो भी है अपना घिसट पिसट के निकल ही जाते हैं किसी तरह से अपना। अच्छा लेकिन मजा भी आया, खैर मजे भी किए कॉलेज में। और फिर 4th ईयर के बाद नौकरी लगी, तो नौकरी लगी थी मेरी हैदराबाद। तो हैदराबाद, अब अपने अंदर एक दिमाग में कीड़ा था, अगर वो कीड़ा किसी के दिमाग में होता है ना, तो वो जिंदगी में आगे जरूर बढ़ता है। अगर आपने हमारे अपलाइन को भी सीडी सुनी होगी या उनकी टेप सुनी होगी, उन्होंने भी यही बताया होगा, और बहुत सारे डायमंड्स और एमलेंट्स ने बताया क्या कि भीड़ के साथ लोग जो बोल रहे हैं उसमें चलते रहोगे तो भीड़ के साथ वहीं पहुंचोगे जहां वो दुनिया जा रही है। अगर थोड़ा हटके कुछ करोगे तभी आगे बढ़ सकोगे। तो हमने ये देखा कि मैंने देखा कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा यार, ये जो नौकरी लगी इसमें कुछ मजा नहीं है, कुछ और करना है, कुछ बैंगलोर जाना है, कुछ करना है। अब कोई कारण था क्या, लेकिन असल में बताऊं, वो जो ऊपर एक सुप्रीम पावर जो है ना, वो हमारी दुनिया को और जिंदगी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट करके हमें बैठा देती है, वो यहां तक पहुंचा देती है। उसके बाद बोलता है देखो अब क्या करोगे, इधर जाओगे या इधर जाओगे। अगर अपनी अकल लगाओगे और अपने दिल से पूछोगे तो सही रास्ता पता चल जाएगा, लेकिन अगर दूसरे की अकल लगाओगे और दुनिया की सुनोगे तो सही रास्ता समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या सोचा, अच्छा ठीक है यार बैंगलोर चलो कुछ बोल रही आवाज बोल रही बैंगलोर चलते हैं। बैंगलोर गए, वहां पे एप्लीकेशन दिए, ऐसे ही पहुंच गए, चलो जी एप्लीकेशन ले लो हमारे। अब आपको बताता हूं कि जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कहीं एक स्टेज पे हम पहुंचते हैं और हम सोचते हैं हम यहां पहुंच कैसे गए। अभी आप कहीं लोग गुजरे होंगे कि मतलब कि किसी ने आपको जबरदस्ती से यहां बिठा लिया होगा, प्यार से बिठाया होगा, मारपीट के बिठाया होगा, जैसे भी बिठाया होगा, लेकिन इसके पीछे वो एक जरिया है। वो इंसान जो आपको यहां पे लेके आया आपके फायदे के लिए लेके आया, लेकिन असल में फायदा ऊपर से आ रहा है आपको। अगर आप ये मानते हैं, वो एक सुप्रीम पावर में या दुनिया बनाने वाले में सभी मानते हैं, तो उधर से आया है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए कितनी छोटी लाइन होती है, मतलब बोलते हैं इतने से कहीं जिंदगी का रुख बदल जाता है। मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़नी थी हैदराबाद जाने की, मुझे मंडे ज्वाइन करना है, समझ लीजिए आज फ्राइडे है ना, आज 4 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है। 2 बजे मैं लास्ट एप्लीकेशन देने जा रहा हूं एक कंपनी में, बड़ी कंपनी थी, वहां मैं एप्लीकेशन देने गया तो उसने बोला अच्छा ऐसा है कि मंडे को टेस्ट है, देना चाहो दे दो। अब नेगेटिव थिंकर क्या बोलता है, अरे पता नहीं यार मंडे को होगा नहीं, वो मंडे वाली नौकरी भी हाथ से चली जाएगी, चलो निकल लो। पॉजिटिव थिंकर या अपने अंदर की आवाज क्या बोली, ट्राई कर लेते हैं, उनको बोल देते हैं मंडे को बीमार है, पहले दिन रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो पॉजिटिव थिंकर को ही लाइफ में कुछ होता है, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना पड़ता है। तो ये मैंने देखा है कई बार, और फिर उस समय भी अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखा, मंडे को टेस्ट दिया, वहीं सिलेक्शन हो गया, हैदराबाद वाली यानी कि छुट्टी, बैंगलोर में प्लेस हो गए। अब आप सोचिए बैंगलोर में प्लेस क्यों हुए, अगर बैंगलोर में प्लेस ना हो होते, इतनी लंबी कहानी 11 साल की, और आज हमें पता नहीं कहां से नागपुर में हम एक दूसरे को कभी मिले नहीं, हमने कभी किसी की शक्ल नहीं देखी, शायद नाम भी नहीं जाना, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं दोस्तों की तरह। तो ये एक बनाई हुई कोई किस्सा है जिसको आप मानिए ना, मतलब मैं तो बहुत मानता हूं। खैर तो बस ऐसे ही हुआ, बैंगलोर पहुंच गए। अब बैंगलोर में पहुंचे तो सबसे पहले जब आईटी कंपनीज में क्या बताता हूं कि आईटी कंपनी में आपको ना जब लेटर मिलता है ना, तो लेटर में एक बड़ी बढ़िया चीज लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है कि आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अरे वैलिड पासपोर्ट मतलब अब तो अपन जाएंगे डॉलर कमाने यूएस, सब एकदम सीना तान के ऐसे हो जाती है। और मम्मी डैडी लोग घर में बोलते हैं अरे बच्चू अब तो मजा आएगा, अब तो नोट छपने वाले हैं। अब असली में आके देखो क्या होता है, क्या होता है जी, वो वहां पे पता चलती है इतनी लंबी कतार पड़ी है मैनेजर के पीछे, सर मेरा नंबर कब आएगा, सर मेरा नंबर कब आएगा, पीछे हट फिर लग जा लाइन में, अभी तो नया नया आया बच्चे। अरे यार ये क्या हो गया, आपने तो छाप दिया था कि पासपोर्ट चाहिए, तो मतलब पासपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि बस
लेकिन जब यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जब एमबे का लेटर आता है ना, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो इंटरनेशनल ट्रिप पक्की होती है पहले से ही। हाँ वो ऐसे नहीं भेजते कि आपके पास पासपोर्ट रखिए, तैयार रखिए। जब तैयार है तो मतलब आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वहां जाने के आपका रेडी है टिकट भी। खैर तो 3-4 साल तक तो अपना नंबर नहीं आया देखा कि किधर उधर। लेकिन शुरू में से ही मेरे दिमाग में, देखिए कॉलेज से भी, स्कूल में भी, हर जगह यही था। और मम्मी डैडी ने भी यही बताया था, यही चीज समझ में आई थी कि खाली टाइम का वेस्ट मत करो। सबसे पहले सैलरी से मेरे रूममेट ने क्या खरीदा? क्या खरीदा होगा सोचिए, गेस करिए। मेरे रूममेट ने क्या खरीदा सबसे पहली सैलरी से? टीवी। बिकॉज 7 बजे के बाद करें क्या? और मैंने क्या खरीदा? मैंने म्यूजिक सिस्टम खरीदा। मुझे म्यूजिक का शौक था। बाद में क्या पता था कि वो सीडी के काम आने वाली है टेप के काम आने वाली है। अब सीडी उस समय टेप थी। खैर देखिए, सब प्रोग्रामिंग हो रही है, सब तैयारी हो रही है कि एमबे बिजनेस आने वाला है। तो मैं और मेरा दोस्त, मेरा एक स्कूल का था कि यार कुछ तो करें यार, कुछ बच्चों को पढ़ाएं, कुछ तो करें। क्या हर समय सर खुजाते रहते हैं 7 बजे के बाद क्या करना है? आईटी इंजीनियर का देखिए, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन जनरली क्या रहता है हमारे यहाँ पे, 10 बजे से पहले कोई नहीं आते जब लड़के होते हैं, शादी नहीं हुई होती है। क्यों? 6 बजे घर जाना पड़ेगा तो जाएंगे क्या? किसका मुंह देखेंगे एक दूसरे का 7 बजे 7:30 तक बैठे रहते हैं, कुछ इंटरनेट पे चैट मारते रहते हैं, कुछ करेंगे, फ्री का है, कॉफी पियेंगे। बॉस तो होगा नहीं, 7 बजे के बाद उसकी शादी हो गई होती है, उसे घर जाना होता है। तो हम अपना बस ऐसी मौज मारेंगे, लड़के लपाटे क्या करेंगे? और तो खैर मेरे दिमाग में ये था कि यार ऐसे टाइम बेकार जाता रहेगा। तो मैंने एक कोर्स किया। एक कोर्स था, तो वहां पे कोर्स के दूसरे दिन मैंने एक देखा, एक मतलब शॉर्ट हाइट का बंदा, मतलब आगे वाली सीट पे सो रहा है। मैं कहा यार पता नहीं सो क्यों रहा है। बाद में पता चला वो इसलिए सो रहा था क्योंकि वो यूएस से आया था। यूएस से आया था तो जेट लैग होता है ना, टाइम का डिफरेंस होता है। और वो यूएस से क्या अटेंड करके आया था मालूम है? ब्रिट स्कूल। और वो कौन था? अंकुर गुप्ता है। अगर आपको पता नहीं ब्रिट स्कूल क्या होता है, तो वो एक ऐसा पावरफुल फंक्शन होता है जिसमें बिल ब्रिट, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के फाउंडर हैं, वो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं। जिंदगी जीना मतलब ऐसा कोई नाम का कोर्स किसी ने कॉलेज में पढ़ा है? जिंदगी क्या चीज है उनको खुद नहीं पता तो बताएंगे क्या तो खैर वो दोस्त बन गए, बातचीत हुई। और एक दिन मुझे अच्छे से याद है, मैं ऑफिस में बैठा था। उस जमाने सेलफोन नहीं होते थे। देखिए जमाने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बुढ़ा हूं, है ना। मतलब बात ये है कि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इस तरह से बदल रही है कि आप जब तक कॉलेज खत्म करेंगे आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी। राइट। सो 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है। 10-11 साल पहले सेलफोन तो होते नहीं थे। पेंसिल बॉक्स जितना बड़ा सेलफोन होता था। हमारे ऑफिस में एक बंदे का सेलफोन था, सारी दुनिया उसे समझती थी, अरे बाप रे सेलफोन है इसके पास। आजकल तो घर में जो काम करने भी आते हैं उनके पास सेलफोन है। तो वो फोन पे बात हुई। मैंने कहा यार चलो एक पिक्चर देखने चलते हैं। वो आए पिक्चर देखने। अब वो क्यों पिक्चर देखने आए थे आपको पता है? कांटेक्ट बढ़ा रहे थे पिक्चर तो देख नहीं रहे थे। आधी पिक्चर में उठ के चल दिए, बोले मैं बिजी हूं। यार अब आप अगर देखिए कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटिव मतलब जिंदगी में कुछ महत्वाकांक्षी हैं, कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं ना, तो जब किसी को आगे बढ़ते हुए देखेंगे ना तो आपके अंदर थोड़ी खुजली होगी। खुजली होगी मतलब लगेगा यार ये क्या है। तो मेरे अंदर पड़ी लगी। मैंने कहा यार हम तो यहां बैठ के सोचते रहते हैं कि कहां पापड़ बेलें, ये बिजी आदमी निकला, ये कौन है भला। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं जाओ। फिर फोन पे बात की। मैंने कहा क्या बिजी थे यार तुम? हाँ रिवर्स हो रहा है यहाँ देखिए। मैंने बोला क्या बिजी थे? बोले मेरा बिजनेस है। मैंने कहा मिल गया कोई, तो मजा आ गई। और बात करने में अच्छे लगे। जैसे आप क्या कोई यहाँ पे लेकर आए हुए जो अपलाइन है आपके, जो आपको देखा अच्छे भले लोग दिखते हैं। मैं भला नहीं, बढ़िया आईआईटी से पढ़ा, क्या करते हो बिजनेस बताओ। बोला करोगे? मैंने कहा हाँ करोगे। मैं बोला क्या है? बोला मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आप में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे जब मैं किसी को कॉल करूं तो मैं कैसे उसे प्लान दिखाने के लिए बिठाऊं। भाई ऐसा है, कुछ नहीं होता ऐसे। अगर आपको मेरे जैसे 10-15 मिल गए तो उसमें से 3-4 अटक जाएंगे क्या जी कौन सा है? बिजनेस है? हाँ अच्छा ठीक है, देखना है? हाँ आ जाओ, बड़ी बढ़िया है। भाई क्या पूछूं मैं उससे? मेरे पास जेब में दमड़ी तो थी नहीं। मेरी नौकरी के 6-7 महीने हुए थे। मैं मेरे से क्या पूछेगा? मैंने बोला इन्वेस्टमेंट मेरे पास आएगा तो भाई वापस ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट लेने के लिए क्या आएगा? कुछ होगा करेंगे, अच्छा बंदा है। खैर उन्होंने दिखाया बिजनेस। मैंने पूछा कुछ नहीं, प्रोडक्ट्स ये वो। मैंने कहा यार देखो ऐसा है, वैसे ही कुछ कर तो रहे नहीं है तो कुछ कर लेते हैं। और हम भी कई लोगों से बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं। कई लोग बड़े इंटेलिजेंट साउंड करते हैं, अरे यार ये है वो है ऐसा है। भाई अपने घर में जाके देखो कर क्या रहे हो मगर अगर आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ हो, तो आपकी मैं थोड़ी बात भी सुनूं, हाँ क्योंकि आपने कुछ किया है। करने को कुछ होता नहीं है लेकिन बात ऐसी बड़ी बड़ी। तो हमारी तो जिंदगी में मतलब ग्राउंड रियलिटी पे थे कि ऐसा है कि हमारे पास कुछ है तो है नहीं, बिजनेस किया जाए। करना शुरू किया। खैर साइन अप हो गए। और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, मुझे कभी नहीं लगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं। मुझे तो प्रोडक्ट अपने दिखे, मतलब मेरे प्रोडक्ट हैं तो मेरे हैं। अगर आप मतलब मुझे बोलेंगे महंगे हैं तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मेरे साथ तो ये एटीट्यूड था। खैर मेरा रूममेट था, मेरे दोस्त थे, मेरे किसी ने मेरा बिजनेस ज्वाइन नहीं किया।
बैंगलोर में हमारे मतलब 30-40 लोगों के कांटेक्ट था, उसमें से कितने ने शुरू किया होगा बिजनेस? जो कांटेक्ट थे 0। तो क्या करें? निकल लिए बाहर नए कांटेक्ट बनाने। अभी कई लोग ऐसा होता है, देखते हैं जी, मेरे तो छोड़िए, मतलब मेरे तो कोई क्लोज रिलेटिव भी नहीं थे बैंगलोर में, सिर्फ दूर के थोड़े बहुत नोन, उन्होंने शुरू नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कोई जो 2-4 नोन लोग हैं, पहचान के लोग हैं, ना बोल दे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फैमिली कोई बिजनेस में नहीं है, मतलब एक्टिवली कोई नहीं है, मेरे दोनों भाई हैं वो भी बिजनेस में नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मेरे दुश्मन थोड़े बन गए। तो क्या हो गया? खैर हमने कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू की, तो मजा आता था शुरू में बिजनेस करने में। मतलब हमने ऐसा बिजनेस किया कि जैसे मतलब हम सारे लड़के लड़के लोग थे, कुछ करने को नहीं, बस शाम को 6-7 बजे ऑफिस खत्म किया, कॉन्ट्रैक्टिंग प्लान, मतलब सिर्फ एक ही चीज घूमती थी हर समय। सीडी सुनी, किसी ने बोला एफईडी जाओ, पहला एफईडी मुंबई में पहुंचे, देखा यार क्या लोग हैं, क्या एनवायरमेंट है। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप इस एनवायरमेंट में रहेंगे ना थोड़े दिन, अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा अपने दिल को टच करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इसमें दम है, कुछ जगह है, कहीं पहुंचे हैं। आप वो अंदर की आवाज सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, इसका कंट्रोल ना मेरे हाथ में ना किसी के, ये आपके और ऊपर वाले के बीच में है। लेकिन मैंने अपनी अंदर की आवाज सुनी, मैंने कहा यार ये कोई बात है, ये कोई जगह है, यहाँ कुछ लोग हैं। बीबीएस अटेंड किया, उस जमाने में यूएस से लोग आते थे बीबीएस अटेंड करने, लेकिन क्या बात है, मैं तो कभी ऑफिस में किसी से ऐसे देखा ही नहीं एक्साइटेड। सब लोग ऑफिस में ऐसा था, क्या कैसा चल रहा है? बढ़िया है। नहीं क्या बढ़िया है, चल रहा है। कैसे चल रही है? कट रही है। भाई ये क्या है यार मैं ये बोलने के लिए थोड़े मैं अगले 10 साल कटाऊंगा मैं, मतलब नौकरी में। मेरा मैनेजर था, मतलब उसे ऐसे भी हम ऐसे, और बाहर जाके देखे बीबीएस में सब एक्साइटेड, सब मजे में फायर्ड अप, और मजा आता था यार, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है। प्लान दिखाना शुरू किया, खूब मजे किए, तो अच्छे 9% तक पहुंच गए। तो खैर उस जमाने में एक प्रोडक्ट मिलता था बिजनेस में, अब नहीं मिलता है। क्या मिलता था? आप अपनी बीवी सिलेक्ट कर सकते थे तो क्या हुआ कि हमने किसी को स्पॉन्सर किया, और उन्होंने बोला मेरी सिस्टर ये बिजनेस बहुत जम के करेगी। मैंने कहा बढ़िया है, हमारा तो एक ही फोकस था भैया, देखो बिजनेस बस आगे बढ़ाना है। तो मैं गया एक होम मीटिंग में प्लान दिखाने के लिए, वहां पे एक लेडी बैठी थी और वो बड़े इंटरेस्टेड, बड़े एक्साइटेड देख रही थी। बाद में पता चला क्या एक्साइटेड देख रही थी, प्लान दिखाने वाला है ना। तो खैर जो भी है, मतलब बात बनी, अपलाइन के थ्रू सही से रूट हुआ, और उसके बाद माय वाइफ केम इनटू द लाइफ, उमाया, और मैं चाहूंगा कि आप उनको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दें। वो उनके आने से हमारा बिजनेस बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ, और उनकी कुछ कहानी सुनिएगा। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दिस इज डायमंड उमाया कमिंग ऑन स्टेज। थँक यू. गुड इव्हनिंग एव्हरीबॉडी. माझं नाव उमाया आहे, मला पण मराठी बोलता येते. अँड जेव्हा माहीत झालं की नागपूरला यायचं आहे बीबीएसला, मी खूप एक्साइटेड होतं. बट आई विल नॉट टॉक टू मच बिकॉज द बीबीएस इज सपोज टू बी इन हिंदी, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं बात कर पाऊंगी. तो बेसिकली अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, और फिर उसके बाद में द सेमिनार पार्ट में मैं लेडीज़ को कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में मैंने क्या किया, और इस बिज़नेस में लेडीज़ का क्या रोल है और कितना इम्पॉर्टेंट रोल है ना. तो जैसे स्कूल में होती थी, तो जैसे शादी से पहले भी मेरा नाम उमाया खान ही था स्कूल में. तो तब सलमान खान और आमिर खान का ज़माना था, तो मैं सबको स्कूल में बोलती थी कि वो मेरे कज़न्स हैं, सो बेसिकली स्कूलिंग बचपन, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं बेलगाम से हूँ, और फैमिली वहाँ पे हम, मेरे पेरेंट्स दोनों बिलोंग करते हैं बैंगलोर से, लेकिन मेरे पापा वहाँ पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि हमारा बहुत ही फ्लरिशिंग बिजनेस था पावर लूम्स का. तो हम लोग लूम्स मैन्युफैक्चर करते थे जो फैब्रिक वीव करते हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे उसकी फ्लरिशिंग नीड थी. तो तब मेरे पापा यहाँ से बैंगलोर से मूव होके वहाँ पे बिजनेस करने के लिए गए थे, और मैं वहीं पे पैदा हुई थी. तो बेसिकली ये है कि हम घर में 4 सिस्टर्स हैं और मैं सबसे छोटी हूँ. बचपन बहुत अच्छा रहा, वे बैक इफ आई हैव टू थिंक, बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो इसीलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी. जैसे मोहसिन बता रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली से थे, मैं भी मिडिल क्लास, थोड़ा बेटर कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस वालों के घर द एनवायरनमेंट ही कुछ अलग होता है ना. वहाँ पे इतना जॉब, जैसे कि भाई महीना शुरू हो रहा है महीना खत्म हो रहा है, इतनी किल्लत नहीं होती. जैसे पैसे काफ़ी होते थे, नौकर चाकर थे. मेरी मॉम का ग्रेट टेस्ट था, घर बहुत अच्छे से रखती थी, हमको बहुत अच्छे से रखती थी. तो हमेशा से यही देखा कि भाई बिजनेस करते हैं, बिजनेस फैमिली से हैं तो बहुत अच्छे से रहते हैं. क्योंकि मेरी फ्रेंड्स और जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वहाँ पे जो जॉब वाले होते थे और बिजनेस वाले होते थे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. तो बढ़ते में तो ये देखा था. और मेरे पापा एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे,
और बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत ऑनेस्ट भी थे। जहाँ तक मुझे याद है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे हमारी फैक्ट्री में, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, क्योंकि वो हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, कभी किसी का पैसा नहीं रखते थे। और जैसे एक चीज़ हमेशा कहते थे कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीने सूखने से पहले दे देनी चाहिए, सो दैट हार्ड वर्क शुड बी पेड इमीडिएटली। तो ये हमेशा हम पहले से ही हमारे घर में ऐसे रहा कि वी हैव सीन डैड जिनके बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स थे और वो फॉलो करते थे। उसके अलावा ये भी याद है कि सेविंग सीखते थे, कभी भी ऐसे नहीं कि भाई पैसा है तो उसको है ना वेस्ट किया जाए, बहुत सिस्टमैटिकली हर एक चीज होती थी घर पे। और उनके बारे में दूसरी चीज ये भी थी कि बहुत ज्यादा हम्बल थे, अच्छे उससे थे, पैसे के बैकग्राउंड से थे, लेकिन किसी से भी अगर बात करते थे तो बहुत हम्बल तरीके से बात करते थे, कभी भी ऐसे रोब नहीं जमाते थे किसी पे। तो ये सब चीज़ें हमको बचपन में ही सीखने को मिली। तो कभी भी हमारे दिमाग में पैसा कभी चढ़ा नहीं ऐसे कि कि हम उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या जो भी हैं। लेकिन ये सब अच्छा रहा, बचपन चल रहा था और कुछ ही सालों में कुछ ऐसा हुआ हमारी लाइफ में कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। 1984 की बात है, मैं 7 साल की थी और मेरे पापा को बहुत मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। हार्ट अटैक क्यों हुआ? पार्टनरशिप बिजनेस था, पापा पूरा बिजनेस संभालते थे और बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा था, लेकिन उनको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। उनकी कोई भी गलत आदतें नहीं थी ना, तो जनरली होता है कि बिजनेस कम्युनिटी में या तो कोई पान खाता है या सिगरेट पीता है या जो भी था, लेकिन उनकी ऐसी कोई भी आदत नहीं थी। बस एक चीज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, क्योंकि 24/7 वो आपके दिमाग में होता है ना। जैसे जॉब करते हैं तो भाई पता है कि सुबह जाना है, शाम को आना है और महीने के एंड में आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन बिजनेस में ऐसे नहीं होता। तो हमने ये देखा कि भाई उनको ना ही हमारे साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम नहीं होता था उनको, क्योंकि वो काफ़ी लेट नाइट आते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे, जब तक वो उठते हम स्कूल चले जाते और जब वो आते हम सो रहे होते थे। तो और अराउंड द इयर्स ऑफ शायद वो 40 साल के ही थे जब ही पास्ड अवे। और बिल्कुल हमने, मतलब मैंने स्पेशली घर में, जो क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैंने कुछ टाइम ही नहीं स्पेंड किया उनके साथ, और शायद ही उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। तो जब ये हुआ तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। ये समझ में आया कि भाई उस एक आदमी के ना होने से घर के फाइनेंसेस में कितना फर्क पड़ता है ना। एक टाइम पे ऐसे था कि इतने नौकर चाकर थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और इमीडिएटली ऐसे हुआ कि भाई हम लोग किसी और पे डिपेंडेंट हो गए, किसी और से मांगना पड़ रहा था, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस था, कुछ भी हाथ डाल के ऐसे ले नहीं सकते थे। तो ये देखा, और 1 साल बाद ऐसे कुछ हुआ कि मैं मुझे बहुत एक्यूट अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी और 2500 रुपये लगेंगे। तो तब ये हालत थी कि मेरी मम्मी के पास 2500 रुपये भी नहीं थे, ताकि वो जाके मुझे एडमिट कर सके और सर्जरी करवा सके। तो जब पैसे मांगे थे तो पैसे नहीं मिले थे रिलेटिव से, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस था, तो पैसे नहीं मिले थे। और उन्होंने फिर हमारे जो मकान मालिक थे उनसे उन्होंने 2500 रुपये उधार पे लिया था कि भाई मेरी बच्ची का ऑपरेशन होना है, और वो तो उस टाइम पे कुछ भी करने को राजी थी कि भाई बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी टाइम देखा कि कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स उस टाइम पे काम नहीं आते हैं। खुशी के टाइम पे तो हर कोई साथ देता है, सबको ये टेंशन थी कि इसकी तो 4 बेटियां हैं, कोई भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाएगा मदद करने के लिए, कुछ ज्यादा ना करना पड़ जाए, है ना। तो बस दूर दूर से सब लोग जो भी अफसोस करते थे और वो करते थे, लेकिन ऐसे कुछ फाइनेंशियली एज सच ऐसे कुछ ज्यादा मदद नहीं मिली। लेकिन अगर मैं सोचूं अपनी मम्मी के बारे में, कभी भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बढ़ते में सिर्फ उन्हीं को देखा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, और कभी भी किसी चीज का उनका एटीट्यूड ये होता था कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, है ना। वॉट एवर इट टेक्स हम करेंगे, क्योंकि 4 लड़कियां थी, वो हमको नॉर्मल चाइल्डहुड देना चाहती थी। तो उन्होंने कभी भी, शायद उनको तो होता ही होगा, शी वुड मिस माई डैड, लेकिन कभी हमको नहीं पता चलता था कि मम्मी अपसेट है या गुस्सा है, आज मम्मी का मूड कैसे रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं होता था घर पे। और बहुत ज्यादा वो भगवान में विश्वास करती थी, तो समझती थी कि एक चीज हमसे ली है तो हमको डेफिनेटली ही विल गिव अस इन सम और द अदर वे। तो वो बहुत ज्यादा प्रे करती थी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो वो हमने उन्हीं से लिया है। आज भी मेरा एटीट्यूड ऐसे ही है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब उन्होंने अकेले उस उम्र में 4 बच्चों को लेके इफ शी कुड लिव, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट हम लोग नहीं कर सकते। तो वो एटीट्यूड मैंने उनसे लिया है कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है जो अकम्प्लिश नहीं हो सकती है।
बढ़ते में जो भी हम हमारी फैमिली को सस्टेन करने के लिए हमको करना पड़ा, हम लोगों ने किया। क्या किया भाई, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते थे। हमारे पापा ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी कि हम चारों बहनों को उन्होंने कॉन्वेंट में पढ़ाया, तो हम सारे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं। और तब रिलेटिव्स कहते थे कि भाई तेरी तो बेटियां हैं और लड़कियां हैं, तो कॉन्वेंट में क्यों पढ़ाना है इनको, कोई भी वर्नाक्युलर स्कूल में डाल दो। वहाँ पे उर्दू स्कूल हुआ करता था, तो बोलते थे कि उर्दू स्कूल में डाल दो। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं सुना कि ही डिडंट लिसन टू एनीबडी, और हमको इंग्लिश मीडियम में डाला। तो हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज काफ़ी कुछ वहाँ से आया। और स्कूल कॉलेज और कई बार तो खाने की भी प्रॉब्लम होती थी कि भाई सब्जी फल लाने के या राशन लाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो उस टाइम पे एज अ फैमिली हम लोगों ने सब कुछ वो किया अपने आप को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी कि हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। तो तब मेरी बड़ी दीदी और हम लोग जो भी होता था कि हम एम्ब्रॉयडरी करते थे, रुमाल बनाते थे, कोई रिबन बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, और ऐसे हम ये सब बेचते थे स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ पे भी। और वी यूज्ड टू गेट द मनी। कई बार ऐसे होता था कि ज्वेलरी तो थी नहीं मेरे मॉम के पास, कुछ बचा नहीं था, क्योंकि पापा ने इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए सब बेच दिया था। और जो भी उनकी साड़ियाँ थी या जो भी था, शी यूज्ड टू जस्ट सेल इट ऑफ इन हर फ्रेंड्स, एंड जो भी पैसे आते थे हम उसको यूज़ करते थे अपनी स्कूल फीस भरने में, और जो भी ट्यूशन फीस जो भी चाहिए होता था। लेकिन एक चीज़ ये थी कि हाँ, ये समझ में आया किसी से मांगना नहीं है, अपने बलबूते पे जो हम कर सकें। और इस चक्कर में ये हुआ कि जबकि मैं सबसे छोटी थी घर में, अपने टाइम से बढ़ने का मुझे मौका नहीं लगा। बहुत जल्दी बहुत समझदार बनना पड़ा कि भाई जो नीड है फैमिली की, जो भी है सब, जैसे यूनिफॉर्म होता था कि भाई जो सबसे बड़ी ने पहना, फिर दूसरी ने पहना, फिर तीसरी ने, और चौथी ने, सो वो सारे एडजस्टमेंट देखा। मुझे एक छोटी सी चीज़ याद है, उस टाइम पे कैमलिन का कंपस बॉक्स आता था 8th 9th के टाइम पे, और मेरा इतना मन था कि मुझे नया कंपस बॉक्स मिले, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, कभी भी कोई नई चीज़ मिलती नहीं थी। तो इतना मन था, लेकिन हम नहीं ले सकते थे। तो उससे कोई कम क्वालिटी का कंपास बॉक्स था, लेखक। तो मुझे अभी भी याद है, वो एक नीला कलर का डिब्बा होता था, उसमें सामान कैमलिन जितना अच्छा नहीं होता था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, टाइम बहुत अच्छा निकला बचपन में। जब स्कूल के बारे में अगर बताऊं, स्कूल में एकेडमिकली मैं बहुत अच्छी नहीं थी, पढ़ाई में मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट थी, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। साल भर में क्लास में जो हो रहा है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। बस ये लगता था कि भाई मुझे साल के एंड में ये क्लास पास होनी है ना। थ्रू आउट द ईयर जो भी टेस्ट होते थे, एग्जाम्स होते थे, मैं उसमें फेल होती थी। बस ये टेंशन होती थी, अभी फेल तो हो गई, अभी मम्मी को बुलाया जाएगा। लेकिन ये होता था कि साल के एंड में कभी कोई क्लास रिपीट नहीं की। 10th स्टैंडर्ड तक सारी क्लासेस मैंने पास की, और बाद में कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज में कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, बैंकिंग बैकग्राउंड से। और कॉमर्स क्यों लिया, जैसे मोहसिन बता रहे थे, आर्ट्स में तो ऐसे ही लोग जाते हैं, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। और साइंस लेने की हिम्मत नहीं थी मेरे को, क्योंकि एकेडमिकली बहुत अच्छी नहीं थी, तो साइंस तो वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, और कॉमर्स वाज द ओनली थिंग। तो फिर मैंने कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन किया। 5 साल कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में निकाले। और शादी के नए में कई बार होता था कि हम कुछ टैक्सेशन का काम कर रहे हैं या कुछ भी बैंक का काम कर रहे हैं, तो मोहसिन मेरे को बोलते थे कि ये कर रहा हो, तो मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पता। तो बोलते थे 5 साल कॉलेज कॉमर्स कॉलेज में क्या किया, जबकि तुमको डेबिट किया और क्रेडिट किया ये भी नहीं पता है। लेकिन जब इस बिजनेस में आई तब मुझे एक्चुअली समझ में आया, जब असली में होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि थियोरेटिकली तो मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आया था। और तो बस कॉलेज खत्म किया। कॉलेज में भी ऐसे नहीं था कि मुझे प्रोफेशनल कोर्स में किसी में जैसे होम साइंस लेना था या ड्रेस डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ लेना था, लेकिन पैसों की तब भी प्रॉब्लम थी। तो जो भी हम कर सकते थे मिनिमम्स में हम उतना कर रहे थे, तो मैंने कॉमर्स किया। और कॉलेज में भी खूब मस्ती की, खूब फ्रेंड्स बनाए, खूब एंजॉय किया। और बेलगाम बहुत अच्छी जगह है, छोटी सी जगह है, लेकिन आसपास बहुत कुछ है देखने के लिए। तो हम कॉलेज में हम सारे फ्रेंड्स बहुत घूमते थे, ट्रैकिंग जाते थे। और इस सब जो कुछ करने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तब भी मैं अपनी मॉम से नहीं मांगती थी। मुझे टेलरिंग करने का बड़ा शौक था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के कपड़े टेलर करती थी। ओवरनाइट डिलीवरीज देती थी कि भाई कल किसी का बर्थडे है या किसी को पार्टी में जाना है, तो आई यूज्ड टू चार्ज देम अ लिटिल मोर, एंड आई यूज्ड टू मेक माय पॉकेट मनी फ्रॉम दैट। और बचपन से ही मुझे याद है, घर जब मम्मी मेरे से कुछ काम कराती थी, मैं कुछ भी फ्री में नहीं करती थी। हर एक चीज के लिए मैं कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करती थी। अगर बोलती थी कि अच्छा दुकान जाके कुछ लेके आना है, तो आई यूज्ड टू से कि चलो 4 आना देना है इसके लिए, सो इट नेवर यूज्ड टू बी फ्री।
और ये मुझे ये खरीदना बेचना ये सब बहुत अच्छा लगता था। शायद बिजनेस बिजनेस बैकग्राउंड से थी, इसीलिए इट वाज ऑलरेडी इनसाइड। और अब अगर सोचती हूँ तो शायद ये भी कारण था कि कहीं आगे मेरे लाइफ में चल के मुझे एमवे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है ना। तो मैंने खूब एंजॉय किया और बहुत मजा आया मेरे को। मतलब बढ़ते एज में तो मतलब काफी चैलेंजेस थे, बट दैट मेड मी ओनली स्ट्रॉन्गर। और बिजनेस में मेरी एंट्री बहुत स्मूथ रही। जैसे मोहसिन ने बताया कि मेरी सिस्टर ने ये बिजनेस देखा था, और जैसे उन्होंने बिजनेस देखा उनको ये लगा कि भाई ये चीज़ तो ये बहुत जम के करेगी, इसको जैसे इंटरेस्ट है। तो बस स्मूथली एंट्री हो गई। मैंने अपने साइन अप के पैसे भी खुद नहीं लगाए, दीदी नहीं लगाए थे, और आज तक मैंने उनको वो पैसा रिटर्न भी नहीं किया है। और है ना, तो बस ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि बिजनेस के नाम से पहले मुझे बहुत डर लगता था कि भाई, क्योंकि घर में देखा है कि भाई बिजनेस का क्या माहौल होता है। लेकिन जब इस बिजनेस में आए तो बस ये चीज़ समझ में आई कि ये नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस है। जब बिजनेस में स्ट्रेस क्यों होता है? अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर सोचें तो स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे पैसे लगाए जाते हैं उसमें, और अगर कुछ भी थोड़ा गलत हुआ तो वो सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन इस बिजनेस में ये समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो भाई आपको 5 से 7 हज़ार रुपए लगाने हैं, और उसके बदले में भी आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सोच के कि अच्छा, ऐसे कुछ बिजनेस है तो मैं कर सकूंगी, क्योंकि बिजनेस तो मुझे करना था, लेकिन मेरे पास ऐसे तो इन्वेस्टमेंट तो था नहीं कि मैं किसी में डाल सकूं और कर सकूं। लेकिन ये आया तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में शादी हुई हम दोनों की। वी मेट थ्रू द बिजनेस। और जब ये आए थे प्लान देखने, हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि मैं लड़का जरूर देख रही थी, लेकिन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विथ मोहसिन देन, क्योंकि उस एज में कितने लड़के ऐसे होते हैं कि भाई अपनी जॉब भी कर रहे हैं और अपना टाइम पब और गर्लफ्रेंड्स के साथ नहीं बिता के कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, है ना। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन इतनी दूर तक नहीं सोचा था कि शादी हो जाएगी। और बाद में हम लोगों की शादी हो गई। शादी के बाद मैंने थोड़े टाइम के लिए जॉब किया। जॉब करने का मेरा ये था कि मुझे लगता था कि आई विल मेक गुड इनकम थ्रू द जॉब। लेकिन इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। यू हैव अ बॉस टू आंसर टू, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम पे, जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। और बाद में समझ में आया जितना पैसा मिल रहा है वो भी इज नॉट इनफ, क्योंकि जितना पैसा मिल रहा था सारा हमारा खाना 3 मील्स हम बाहर खाते थे, और पेट्रोल में सारा पैसा चला जाता था, तो जो आया वो गया। फिर इस बिजनेस को मैंने सीरियसली कंसिडर किया कि भाई अगर एज अ वुमन आई कैन डू समथिंग फ्रॉम होम, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल and there is no pressure, there is somebody to help me, there is somebody to guide me, and we have an association जिसके लिए हम कुछ भी करने को राजी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक ही एसोसिएशन मैंने देखी है जहाँ पे एक दूसरे को अपलिफ्ट किया जाता है। किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता कि भाई कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, लेकिन सबके लिए इनफ टाइम दिया जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए आई स्टक ऑन एंड अंडरस्टूड कि भाई ये बिजनेस ही है जो मुझे करना है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और तब हमारे अपलाइंस यूएस से आते थे, क्योंकि अंकुर की टीम में मैं एक ही लेडी थी, हम 7 लड़के थे और मैं एक ही लेडी थी। तो एज सच मैं किसी को देख नहीं सकती थी कि ये बिजनेस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कोई हेल्प सपोर्ट नहीं था। लेकिन हमारी अपलाइंस यूएस से आते थे, तो जब आते थे हम उनसे पूछते थे, उन्हीं से सीखते थे, एसोसिएशंस में आके सीखते थे। तो ये बहुत क्लियर रहा मुझे कि भाई हाँ अभी ये बिजनेस करना ही है। और उसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। और आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा 5 साल का बेटा है, और धीरे धीरे हमने बिजनेस को बिल्ड किया। और आज की डेट में जब वो पैदा हुआ था, आई डिडंट हैव टू फील गिल्टी, ना ही हमको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उसको बड़ा करने में, क्योंकि शायद ही कोई है बिकॉज अगर मैं अब देखूं जहाँ पे जब पढ़ाई कर रही थी तब तो ऐसे ही लगता था कि शायद लाइफ में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, बट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन एंड द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम आई कैन वाउच फॉर। तो यहाँ पे कितनी लेडीज हैं जो आज पहली बार आई हैं, है ना। तो अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे और जो पुरानी लेडीज भी हैं, प्लीज टेक द बिजनेस वेरी सीरियसली। और बहुत सारी आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो सकती हैं। जो भी आपको करना है आप इस बिजनेस से कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल में थी तब मुझे लगता था कि एजुकेशन कंपटीशन में पार्ट लूं, स्टेज पे जाऊं, लेकिन अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो हर चीज में आपको पीछे कर दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आके आज की डेट में मैं इतने लोगों के सामने बात कर सकती हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मेरी स्टोरी ये रही, और आगे का मोहसिन बताएंगे। थैंक यू सो मच। वाह, फैंटास्टिक। सो वो जो प्रोडक्ट मैंने बताया था ना आपको, जो मिलता था कैटलॉग में, उस जमाने में मनी बैक गारंटी नहीं थी।
अब आज के दिनों में है ना, मतलब वाइफ पे बात कर रहा हूँ। खैर, देखिए मैंने ये बिजनेस जो शुरू किया, मैंने इसलिए नहीं शुरू किया कि मेरे पास कुछ नहीं था। जैसे बैंगलोर में मैं जब आया तो मेरा एक ही गोल था। क्या गोल था मेरा? कि मैंने जीआरई के एग्जामिनेशन होता है, जीआरई कुछ लोगों को पता होगा, जीआरई एग्जामिनेशन लिखा था कि दैट आई वांटेड टू गो टू यूएस, वहां से मास्टर्स करना है। मेरा गोल बड़ा क्लियर था, मास्टर्स करना है और वहां से मुझे एक इंडियन कंपनी के हेड ऑफ ऑपरेशंस बनना है। मतलब कि वो यूएस कंपनी जो इंडिया में ऑपरेशन शुरू कर रही है उसका हेड ऑफ ऑपरेशंस बनना है। ये मेरा क्लियर था। लेकिन जब मैं बिजनेस देखा तो लोग वही कर रहे थे, लोगों ने क्या बोला वही करो, तो हमने वही किया। कुछ मतलब ऐसा कुछ अचीवमेंट का ड्रीम ही था वो। मुझे एक दिन सपना आया कि ऊपर वाले ने मुझे बोला कि तुम्हें इंडिया ऑपरेशंस का हेड बनना है, बस खाली टाइटल के लिए, स्टाइल के लिए और क्या, पैसे के लिए। लेकिन जब मैंने सीडी सुनी, कुमार ने बोला, कांति ने बोला, मणिपाल ने बोला, जो कि वही कर चुके थे और वहां यूएस में थे और मास्टर्स करके उन्होंने अच्छी नौकरियां की, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिजनेस किया। अब मेरे साथी लोग क्या करने जा रहे थे? वही चीज करने जा रहे थे। उनके सीनियर्स क्या बोल रहे थे? वही कर लो। उनकी सीनियर्स की लाइफ क्या थी? कुमार, कांति ने उनकी लाइफ जी के वापस आके ये बिजनेस किया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने ये बिजनेस किया। हमने बिजनेस शुरू किया तो लोग क्या बोलते थे, जो हमारे साथी थे, तुम पता नहीं ये कहां कर रहे हो, 99 2000 की बात है, Y2K का बूम था आईटी इंडस्ट्री में, सैलरी 30-40% इंक्रीज होती थी। हम बैठ के सर खुजाते रहते थे, क्या कर रहे हैं जी। लोग बोलते थे जी कि ये कंपनी ज्वाइन करो, ये कम जंप करो। हम बैठ के जाके प्लान दिखाते थे। लोग क्या करते थे कि ऑन साइट बन जाने का प्लान बनाते थे। ऑन साइट पता ना आपको, यूएस जाके डॉलर बनाने का। हम एफईडी जाने का प्लान बनाते थे, समर कॉन्फ्रेंस जाने का, बीबीएस जाने का। लोग पूछते थे कि जी आपकी कितनी इनकम हुई है? भाई एक स्कूटर था अपने पास, एलएमएल वेस्पा, हम इनके पास एक स्कूटर था, हमारे पास एक स्कूटर था। जब शाम को निकलो तो बैंगलोर में एक नलका है जो हर समय चलने को तैयार है। ऊपर वाले का नलका, यानी बारिश। और वो ऐसा बदमाश नलका है कि उसी समय चलेगा जब ओपन मीटिंग का दिन होगा, और उस समय जबकि हम बाहर ओपन मीटिंग ले निकले, पर चल दिया, बस भीग गए। लोग अपनी गाड़ियां खरीदते थे लोन पे, ईएमआई पे। हमने क्या सुना था? डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बिजनेस बनाओ, सही टाइम पे सही होगा, ठीक है जी। लोन कुछ नहीं लिया, सेकंड हैंड गाड़ियां ली, 1 2 3 सेकंड हैंड गाड़ियों से चला, काम चला ना, अच्छा चला ना। आज हम दोनों के पास अपनी अपनी नई गाड़ी, हम एमरल्ड गए, मैंने अपनी होंडा सिटी ली, इनके पास आई-10 नई, नो लोन, ठीक है। लोगों ने क्या किया? लोगों के पास सैलरी इंक्रीमेंट हुए, फट से घर ले लिया, ईएमआई ले ली। हमें बोलते थे क्या यार तुम किराए, हम आज भी किराए के घर में रहते हैं, इसमें हमें कोई दुख नहीं है, हमको किसी को मतलब जस्टिफाई नहीं करना है जी, हम किराए के घर में रहते हैं, हो जाएगा हमारा घर। हमने सुना बिजनेस सिटी में, बिल्ड योर बिजनेस, अपना बिजनेस पहले बढ़ाइए, घर बाद में बनाइए। बिल्ड योर बिजनेस देन बिल्ड योर हाउस। अंकुर ने बोला, हमारे अपलाइन है, अंकुर जरूर हमारे सामने डायमंड है और उनका भी अभी अपना घर नहीं, तो हमारे गाइडेंस सही है ना हमारी। उनका डायमंड होने के बाद अभी घर हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। खैर लोगों ने ईएमआई जोड़ी तो 2001 में जब डाउनटर्न आया, 2003 में जब डाउनटर्न आया तो उनकी हवा उड़ने शुरू हो गई, क्योंकि ईएमआई है, लोन है। हमारी हवा उड़ी नहीं। मैंने देखिए ऐसा है, मैंने टॉप नंबर 1 इंजीनियरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड में काम किया है। नंबर 2 मैंने टॉप प्रिंटर पीसी मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम किया है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड। नंबर 3 मैंने टॉप चिप मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया है। नंबर 4 मैंने टॉप पीसी मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड में काम किया है। मैंने टॉप सेलफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड में काम किया है, सब में नंबर 1। लेकिन उससे मुझे कोई इतना प्यार नहीं है और उनको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मैंने नंबर 1 नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, उसका फायदा है, उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर वो सब मेरे साथ है तो है बढ़िया, उसने मुझे दाल रोटी दी, खाना दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको भी दे रहा होगा अगर आप ये सुन रहे हैं मेरी बात तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसी से खुश हो गए, उसी पे रुक गए। उसमें क्या हुआ, 2003 में मेरे पास एक कंपनी थी जो कि जिसमें टेलीकॉम में, मैं टेलीकॉम फील्ड से बिलोंग करता था, तो टेलीकॉम प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एक फील्ड होती है, उसमें मतलब एक कंपनी के हम पोस्टर लगाते थे कि यार ये कंपनी है। वो कंपनी मतलब ऐसी थी कि मुझे बोले कि आप अपना राइट हैंड बोलते ना देंगे उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अब तो राजा उस समय था, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा था और बिजनेस हमारा प्लैटिनम लेवल तक पहुंचने वाला था, ठीक है। तो इनकम भी थी, तो मैं पहुंच गया। अब तो वाह, कंपनी भी जबरदस्त, इधर बिजनेस भी फंटास्टिक। थोड़ी ईगो आ जाती है ना, सब में थोड़ी ईगो आ जाती है। तो ऊपर वाले की देखिए मर्जी क्या होती है कि थोड़ा धक्का देता है, थोड़ा आता है कि आप लाइन पे आ जाओ। तो क्या हुआ, कंपनी ने अनाउंस किया, आईटी कंपनी में ये होता है, अगर आपके साथ नहीं हुआ, अगर आप किसी भी फील्ड में है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन आईटी में तो दिन रात होता है। क्या हुआ, उन्होंने बोला ये कंपनी हमने खरीदी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, चलो निकलो यहां से, दूसरे डिवीजन जाओ। मैं बोला ये क्या मतलब है, टेलीकॉम का आदमी कहीं और बिठा दिया उन्होंने।
अगर आप ये सोचिए आपकी जो कोर टेक्निकल एक्सपर्टीज है उससे उठा के आपको कहीं और डाल दें, तो आपको बोले सीखो। भाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में शायद कम होता हो, शायद आप प्लांट के सुपरवाइजर हैं जहां पे कि आप मशीन सुपरवाइजर हैं, आपको कहीं और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नहीं बना देंगे। लेकिन बना दिया तो क्या करेंगे? बोलेंगे मुझे नहीं आता ये। बोले दिया तो दरवाजा आपके सामने है, ऐसे ही होता है। तो खैर बोला हमने सीखना पड़ा, लेकिन नहीं मन लगता था, नहीं हो पाया एडजस्ट, नहीं हो पाया तो निकलना पड़ा तो नौकरी नहीं। 2003 में 1 महीने तक नौकरी नहीं थी। उस समय अगर मेरे पास अपनी सारी क्रेडेंशियल्स या सारी आईटी की एक्सपर्टीज के साथ भी मैं कहाँ जाता? कई लोग बोलते हैं ना मेरे पास डिग्री है, मेरे पास बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स हैं, मेरे पास कंपनी का ये है वो है। एक काम करो, जरा गाड़ी के शोरूम में जाओ खरीदने गाड़ी, और बोलेगा सर कौन सी गाड़ी चाहिए? ये वाली गाड़ी चाहिए। बोले जी सर पैसा, मेरे पास क्रेडेंशियल्स हैं। बोले पैसा कहाँ है जी? आप पहले निकालो। अगर आप घर पे रेंट पे हो, मकान मालिक आपको पूछेगा जी आपका अगले महीने का रेंट कहाँ है? जो मेरी थोड़ी पोजीशन है ये है, वो पोजीशन किस काम की? आप पहले रेंट तो मेरा पूरा भरो। तो उस समय हमारे पास बिजनेस था, बिजनेस की इनकम सही थी, तो हम कॉन्फिडेंटली उधर से निकल सके। अगर मेरे पास ईएमआई होती, अगर लोगों की सुनी होती, तो आज वो लोग अभी फिर इंडस्ट्री का आया था ना 2008 में। 2008 में हमारा क्या हुआ? हम एमरल्ड हुए। 2008 में हमारी एमरल्ड हुई। 2008 में पब्लिक अपनी सर खुजा रही है, नौकरी बचा रही है, हम एमरल्ड हुए। अगर लोगों की सुनी होती तो मैं क्या कर रहा होता? नौकरी बचा रहा होता। लोग मुझे देखते थे, बोलते यार तुम्हारे तो टेंशन ही नहीं होती है। मैं कहा क्या टेंशन, ठीक है ना, सब बढ़िया है ना। मैं लोगों को थोड़ा, अपने साथियों को थोड़ा इंकरेजमेंट देता रहता हूं, यार ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बोले तुम तो बड़े कूल रहते हो। बोलो पीछे आके देखो क्या होता है, तब पता चले क्यों कूल रहते हैं। है ना। अगर उनकी सुन ली होती तो लोग उस समय बोलते थे कि जी आप ये टूल्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, सीडी क्यों खरीद रहे हो, आप लैंड में इन्वेस्ट करो, बैंगलोर में लैंड में इन्वेस्ट करो। मैं लैंड में इन्वेस्ट करता तो हर सैटरडे संडे को मुझे सिर्फ वो फ्लैट या वो लैंड देखने जाना होता, मैं अपनी होम मीटिंग नहीं कर पाता। पता नहीं क्या होता है लैंड में, मुझे नहीं पता, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अभी पिछले साल की बात बताता हूं आपको मैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, पिछले साल एमरल्ड शिप के बाद क्या हुआ कि आईटी इंडस्ट्री का मैं बताता हूं आपको। अगर आपको पता नहीं 10 12 साल 11 साल जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे ना, बाहर से तो सब दिखता है अच्छा, लेकिन अंदर का जो जख्म है ना बहुत गहरा है। अब हम जब नए नए आते हैं 1 2 साल 3 साल, तो अरे बड़े पैसे ये वो, जिससे भी बात करो अगर आप उसी के लेवल के हो ना, तो वो आपको अपना जख्म दिखाएगा। अगर आप उसे जूनियर हो तो आपको दिखाएगा नहीं कि आपको फ्रस्ट्रेट करके क्या फायदा। आपसे सीनियर है तो आपको दिखाएगा नहीं, सीनियर को दिखाया तो खुद को लात पड़ जाएगी, है ना। तो जिससे भी बात करो परेशान। लेकिन हम और क्या क्या परेशानियां, हेल्थ चैलेंजेस। कितने सारे मेरे साथ के हैं जिनके पास बैक पेन, नेक पेन, हेड पेन, माउस को दबाते 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 ये हाथ में पेन शुरू हो जाता है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी कहीं भी होता होगा, कहीं क्यों नहीं होता होगा, राइट। लेकिन यहां पे ज्यादा हो गया। अब हेल्थ चैलेंजेस, अंदर बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बढ़ रहा है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरी आंखों में ड्राइनेस शुरू हो गई 1.5 साल पहले। मेरी गलती है क्या? मैंने कुछ बुरा किया? मैंने तो अपने मन लगा के काम किया। मेरी आंखों में मतलब परेशानी छोड़ी शुरू हो गई, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, इधर बताया, तो उन्होंने कुछ अलग तरह की अजीब तरह की बात बताई। तो एक डॉक्टर ने ऐसे बोला दुखी होके थोड़ी देर बाद, बोला यार तुम्हें एसी में और कंप्यूटर पे ज्यादा दिन काम करना नहीं, ज्यादा देर काम नहीं करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये था कि यार ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए, मतलब ठीक है नहीं करना तो नहीं करना। तो वो बड़ा दुखी होकर बोल रहा था यार हो सकता है, मैं ऐसे बोल तो नहीं सकता तुम्हें कि तुम अपना पेशा छोड़ दो। मैंने कहा बोल दो, थोड़ा अपलाइन के पास जाके थोड़ा और बोलेंगे। बोला क्यों ऐसा? मैंने कहा हाँ बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, सही मैं बोल रहा हूं, ऐसे ही बोला। तो बोला क्यों? मैंने कहा हमारा बिजनेस है। बोले क्या? बोले एमवे। बोले एमवे, उससे ऐसे भी होता है? मुझे किसी ने दिखाया था। मैं कहा अभी इसीलिए अब आप ठीक ही कर रहे हो, हम ठीक हो गए। नहीं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं, और आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड में हो, मौके तो आएंगे। अभी किसी कंपनी में ज्वाइन किया आपने और पता चला जी कि मैनेजर बदल गया, अब एडजस्ट करिए। मेरे पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस में 18 मैनेजर बदल चुके हैं। मैं क्या करूं? नया आदमी आए, बोले जी मैं तो पिछले से एडजस्ट किया था, आपसे एडजस्ट नहीं कर सकता हूं, क्या बोलूं मैं? तो आप ही बताइए। मतलब अगर ये सोचेंगे कई लोग कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो सकता है, बड़े मतलब बेगैरत आदमी हो यार, पड़ोसी का बुरा चाहते हो। कई लोग सोचते हैं ना मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। जब हम सुनते थे कि ले ऑफ होता है, ले ऑफ नाम की चीज जो है ना यूएस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत फैशनेबल भी मानी जाती है। वो ले ऑफ हो गया मेरा, कितनी बार हुआ? इतनी बार हुआ। यहां पे ले ऑफ हो गया, मतलब सोसाइटी में आप अछूत हो गए। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो माँ बाप भी सोचेंगे यार इतना पढ़ा लिखाया, मतलब क्या हो गया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बदल चुका है।
जो 10-12 साल पहले बात होती थी कि अरे भैया नौकरी मतलब बैठे हैं अब इसमें कुछ नहीं होता। मेरे साथ के कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला कि मैं डबल ट्रिपल सैलरी जंप लेता हूं, हम वहीं बैठे हुए हैं। हमने बोला अच्छी बात है, अगर हमारी 10 रुपए है आपकी 15 रुपए है, बच्चों नौकरी गई 15 रुपए तो किसकी ज्यादा खिसकेगी? कभी ये सोचा है कि जब नया मैनेजर आएगा या नया आदमी ऊपर टॉप पे आएगा तो वो देखेगा कि 15 वाले से क्या आउटपुट मिल रहा है? अगर उसको किसी को हटाना है तो पहले किसकी नजर पड़ेगी? 10 वाला तो ठीक है यार, चला आता जाता करता है अपन वही है बट खुश हैं। मैंने अपने मैं ये मैसेज देना नहीं चाह रहा हूं बिल्कुल भी किसी तरह से कि आप अपनी जॉब को निगलेक्ट करें, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने सीरियसली बिजनेस नहीं किया होता और सीरियसली सिर्फ जॉब किया होता तो आज मैं कहां होता? अगर मैंने लोगों की सिर्फ सुनी होती, और लोग तो कहते हैं, लोग तो आज भी कहते हैं, लोग तो आज भी कहते हैं कि अरे यार आपका बिजनेस बढ़ गया है, आप लकी थे। मैं बोले अच्छा लकी थे, जरा इधर आओ आप एक काम करो, जरा वो जो क्रिकेटर है ना जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसको बोलो तुम लकी थे। बोलेगा इधर आना जरा अगले सुबह जरा प्रैक्टिस पे खड़े हो ना, 150 किलोमीटर की जो स्पीड पे बॉल आती जरा फेस करना है। नहीं माफ करो सर, जरा कोने में टीवी पे मैंने टीवी भी नहीं देखा, हमारे घर टीवी नहीं है और बड़ी मुश्किल होती है। ऑफिस में जब किसी को बोलते हैं ये हुआ वो हुआ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता। तो कभी कभी पता करना पड़ता है थोड़ा इंटेलिजेंट साउंड करने के लिए। लेकिन सही में कई बार लंच टेबल पर डिस्कशन होता है, ये हुआ वो हुआ, तुम्हें पता नहीं है? नहीं। क्यों तुम टीवी नहीं देखते? नहीं ऐसे एकदम दुखी चेहरे से बोलना पड़ता है, नहीं देखते भाई मतलब टीवी देखना मतलब कोई जन्मसिद्ध अधिकार है क्या किसी का? जो जरूरी चीजें पता चल जाती है। मुझे भी पता है कि बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम हुए, ये वो पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे टीवी देखते हैं, बता ही देते हैं क्या करें मैं इसका ये मतलब नहीं बोल रहा हूं कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। बात यह है कि आपके पास खाली टाइम है, आप उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। आपकी जिंदगी में 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल बाद ये तो ऊपर वाले की मतलब वही जानता है कि क्या सिचुएशन क्या आने वाला है। उस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी लाइफ में क्या बैकअप है, उससे डिटरमिन करेगा आपके अंदर कितना दम है। उस समय जितना चिल्ला लो, जितना बोल लो, जितना करिया लो, ऊपर वाला बोलेगा क्यों भैया, दिमाग दिया था, रास्ते पे डाला था, लोग दिलाए थे, एक आदमी आया था बैंगलोर से कुछ बोल के बाद किया क्या था? उसकी सुनी थी कि लोगों की सुनी थी? है कि नहीं? आप ही बताइए मुझे, अगर सपोज मैं सिर्फ जॉब कर रहा होता और अब मुझे अभी जॉब में ये सिचुएशन आती कि बोले जी ये चैलेंज है वो चैलेंज है, तो मेरे दिमाग की सिचुएशन क्या होती? मैं किसके पास जाता? अपने माँ बाप के पास जाता, माता पिता के पास, उनको बोलता कि आप कुछ दीजिए, मुझे पता है उनकी सिचुएशन क्या है। अपने भाई के पास जाता, ठीक है वो थोड़े दिन सपोर्ट कर देता, और क्या करता मैं। हम आपको ये बताएंगे कि ये बिजनेस में आगे करना क्या है, कैसे करना है, इस सिचुएशन तक पहुंचना क्या है। आप अपने दिल और दिमाग खुले रखिए और नोटबुक खुले रखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हो सकता है कि मेरी बातें कुछ आपको समझ में आई हो, अभी कुछ ना समझ में आई हो या बुरी लगी हो। कोई बात नहीं, बुरी लगे बाहर जाइए, ठंडा पानी पीजिए, वापस आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है सच बोला जा रहा है, और सच वही बोलता है जो कड़वा होता है। जो सच कभी कड़वा जो होता है वो वही बोलता है जो आपका दोस्त होता है। ये हमें भी सिखाया गया। सिर्फ चापलूसी करके, हाँ जी हुजूरी करके कहीं और काम चलता है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एमवे में नहीं चलता है। सच बात बोली जाती है क्योंकि बड़ी सिंपल है ना। बैक टू द होस्ट।